friends, welcome back in current affairs linkage with यूपीएससी सिलेबस। आज के इस सेशन में हम 29 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और आज के इस सेशन में हम एक जो टॉपिक है उस पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप अपने पास में यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको लेके बैठते होंगे ताकि आप जब भी कोई न्यूज़ डिस्कस हो तो वो आपके सिलेबस में कहाँ लिंक होती है उसको आप अच्छे से लिंक कर पाएँ। और अगर आप नहीं है आपके पास में सिलेबस तो रिक्वेस्ट है कि आप अपना सिलेबस साथ में लेके बैठें ताकि यहाँ पे जो भी डिस्कशन होता है उसको वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सके। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम उसी न्यूज़ को देख लेते हैं जिसको कि हम डिटेल में देखना चाह रहे हैं। वो न्यूज़ है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण या हमारी जो मुद्रा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण। हमने इससे पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये टॉपिक एक इमर्जिंग टॉपिक है जिसके कि मेंस में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 आर्टिकल प्रोवाइड करा रही हूँ जिसमें कि आपको इसके क्या एस्पेक्ट हैं, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, हमारी क्या कमियां हैं, इससे क्या लाभ होंगे वो दिए हुए हैं। तो आपकी तरफ से ये काम करना है आपको कि मैंने जो अंडरलाइन किए हुए हैं पॉइंट्स उनको अपने नोट में शामिल करना है और इसका एक नोट तैयार करना है। और आगे कहीं पे भी आप इसके बारे में कोई भी डिस्कशन सुनते हैं तो अपने नोट के साथ में उसको लिंकअप कर लेना है। तो सबसे पहले जो मुद्रा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण जो किया जा रहा है वो अभी संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ है और इससे पहले हम सऊदी अरब के साथ में भी इस चीज़ को कर चुके हैं। जब हमने कच्चे तेल का जो व्यापार हम सऊदी अरब से करते हैं तो उसके लिए हमने हमारी रुपए में ही उसका व्यापार करने का डिसाइड किया है और अभी हमने संयुक्त अरब अमीरात के साथ में कर लिया है। और ऐसा हमने रूस के साथ भी किया हुआ है और अमेरिका और चीन के बाद में यूएई जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और अगर हम इसमें हमारे रुपये में व्यापार करते हैं तो इससे हमारे जो निर्यातक हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं कि हमको अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें हमारी मुद्रा में ही व्यापार क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला तो है कि जो विनिमय दर है वो बहुत अस्थिर रहती है। अगर हम हमारे रुपये में स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय रूप में अगर रुपया स्वीकार्य हो जाता है तो हम उस विनिमय दर का जो जंजाल है उससे बच सकते हैं। उससे हमारे निर्यातकों को बहुत फ़ायदा होगा। तो निर्यातकों को अगर फ़ायदा होगा तो निर्यात बढ़ेगा और ऑटोमेटिक निर्यात बढ़ने से हमारा जो चालू खाता है या पूंजीगत घाटा है उसको वो कम हो सकेगा। दूसरा है कि भारत अभी जो है वो डॉलर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मुद्रा है या करेंसी है। लेकिन अगर हम उसको बीट करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हम जो डॉलर का जो उतार चढ़ाव आता है इंटरनेशनल लेवल पे उससे बचना चाहते हैं तो हमको रुपए को उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा। तो भारत की प्रगति डॉलर जैसी हार्ड करेंसी को लाभ पहुंचाती है। इससे भारत की विकास दर में गिरावट आती है। जब भी हम कोई व्यापार करते हैं और अगर हम रुपये की बजाय डॉलर में कर रहे हैं, अब डॉलर जो है वो विनिमय दर पे डिपेंड है। हमारे रुपये और डॉलर की जो वैल्यूएशन है वो विनिमय दर पे डिपेंड करती है। और जब हम मान लो निर्यात ज़्यादा कर दिया लेकिन उसका वैल्यूएशन उस टाइप से नहीं है और तो हमको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है जिससे कि विकास दर हमारी इफ़ेक्ट होती है। दूसरा है कि जो हमारा चालू खाता घाटा है वो भी इससे प्रभावित होगा। उसमें भी हमारा जो व्यापार है हम जब करते हैं तो चालू खाता घाटा जो हो रहा है अभी हमको वो उसमें भी कमी आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है कि क्यों हमको करना चाहिए इसका व्यापार या हमारे मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीयकरण क्यों करना चाहिए। ऐसे ही भारत ने बाहरी वाणिज्यिक उधार को रुपये में सक्षम करने की शुरुआत भी कर दी। अब भारत क्या क्या कर रहा है अब हम इसके पॉइंट्स देख रहे हैं। तो ये पहला तो ये है
कि अभी जो वैश्विक स्तर पर विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की जो दैनिक हिस्सेदारी है वो 1.6% है, जबकि वैश्विक माल व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 2% है। मतलब अभी हम जब डेली में जो बिजनेस करते हैं उसमें विदेशी मुद्रा बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ 1.6% है, जिसको कि हमको बढ़ाना होगा। दूसरा है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने बाहरी वाणिज्यिक उधार को रुपये में सक्षम करने की कोशिश की है, जो कि अभी हमने इन दोनों कंट्रीज के साथ किया है। थर्ड है, भारतीय बैंकों को रूस, यूएई, श्रीलंका और मॉरिशस के लिए रुपया वोस्त्रो खाता खोलने के लिए कहा जा रहा है। मतलब जो अगर हमारे पास में इनके अकाउंट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली हम हमारे मुद्रा को आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे और उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण इजी हो पाएगा। लगभग 18 देशों के साथ रुपये में व्यापार के प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये नेगोशिएशन भी चल रहा है 18 देशों के साथ। अब जो हमारा जो पूंजीगत खाते की जो परिवर्तनीयता की बात आती, कन्वर्टेबिलिटी की, उसके लिए इससे जुड़ी हुई एक तारापोर समिति है। तो अभी सबसे बड़ी जो हमारी दिक्कत है पूंजी खाते की परिवर्तनीयता की, तो जो तारापोर समिति ने जो रिकमेंडेशन की थी हमको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इससे लाभ क्या होगा। तो फर्स्ट तो ये है कि भारतीय व्यापार और विदेशों में निवेश जो करना चाहते हैं हम, उसकी राह आसान हो सकेगी। दूसरा, रुपये की तरलता बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ती है। जैसे ही हम किसी हमारी करेंसी को अगर इंटरनेशनल रूप देंगे तो अदर कंट्रीज़ की करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी हमारी करेंसी से इजीली हो पाएगी। वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी, इससे देश के जो निर्यातक हैं उनको लाभ मिलेगा, और अगर निर्यातकों को लाभ मिलेगा तो उद्योगों को मिलेगा, और उद्योगों से हमारी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होगा और उसको भी लाभ मिलेगा। तो जो रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण है वो एक तो हमारे जो अभी जो डॉलर की जो प्रोमिनेंसी चल रही है कि वो ही प्रोमिनेंट रहता है हर जगह पे, उसको तोड़ने में फ़ायदा करेगा। दूसरा, जो क्षेत्रीय लेवल पे जो हम बिजनेस करते हैं कुछ देशों के समूहों के साथ में, वहाँ पे हम हमारी मुद्रा में व्यापार को प्रोत्साहन दे सकते हैं और एक ग्रुप बन सकता है जिसमें कि हमारा व्यापार पूरा हो सके। नेक्स्ट है कि इससे हमको जो हमारा घाटा होता है उसको कम करने में हमको बेनिफिट मिलेगा। थर्ड, निर्यात जो अभी हम विनिमय दर की वजह से इफ़ेक्ट होता है वो नहीं हो सकेगा। तो आपको इस टॉपिक को इस अलग अलग एंगल पे तैयार करना है और अपने नोट्स को कंप्लीट करते हुए जाना है। जहाँ कहीं पे भी आप पढ़ते हो या इसमें कुछ अपडेट होगा तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही, और आपको अपने तरीके से भी सर्च करके और इसका एक अच्छा सा नोट तैयार कर लेना है, क्योंकि इस टॉपिक के मेंस में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये जो है ये पेपर 2 के साथ मैच होगा, जहाँ पे कि भारत के हित दिए हुए हैं उसके साथ में, और उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है। ये सब उदारीकरण का ही है कि हम हमारे मार्केट को ओपन अप करना चाहते हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ये इस टॉपिक के साथ लिंक होगा, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेश दर्शन योजना, जो गवर्नमेंट ने चलाई थी उसको लेके अभी एक केक की रिपोर्ट आई है, उसके बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है। ये जो टॉपिक है वो पेपर 3 में समावेशी विकास और पर्यटन उद्योग दोनों के साथ में जुड़ेगा। इस टॉपिक से हम एक बात देख सकेंगे कि स्वदेश दर्शन योजना या इस तरीके के जो टॉपिक है ये डायरेक्टली कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। न ही पर्यटन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। आप पूरे सिलेबस में देखना, पर्यटन कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इस ऐसे ही टॉपिक से हमको हम ये पता लगा पाते हैं कि कैसे हमारे सिलेबस में बिटवीन द लाइन बहुत कुछ छुपा हुआ है। हमारे सिलेबस में सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर लिखा हुआ है। तो उसमें इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर मतलब कि उसमें सर्विस भी आता है और सर्विस में ही फिर पर्यटन आ जाता है। तो इस तरीके से ये लिंक होती है चीज़ें। और जो इसमें ग्रामीण
लेवल की बात की गई है रिपोर्ट के अंदर, तो ग्रामीण विकास जो है वो भी कहीं पे भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन समावेशी विकास हमारे सिलेबस में है, तो फिर ये इनडायरेक्टली लिंक हो जाता है। अभी इसमें जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि ग्रामीण सर्किट पर 1% से भी कम राशि खर्च की गई। जो इस योजना के लिए अलॉट हुई थी राशि, उसका 1% से भी कम खर्च किया गया है। और जबकि हम बात करते हैं कि हमको ग्रामीण लेवल पे प्रमोट करना चाहिए ताकि जो लोग गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं वो रुके, शहरीकरण पे इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं आए, और हमारे जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको हम प्रिजर्व कर सके। इसीलिए स्वदेश दर्शन योजना चलाई थी कि हमारी जो संस्कृति है या हम जो हमारी नेचुरल चीज़ें बची हुई हैं उसको प्रमोट कर सके। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं और जो हमारी एक्चुअल चीज़ें हैं वो गाँवों में अभी सबसे ज़्यादा प्रिजर्व है, और अगर हम वहीं पे राशि को पैसा खर्च नहीं करेंगे या इसको प्रमोट नहीं करेंगे तो कैसे इस चीज़ को हम आगे ले जा पाएंगे। तो इसमें ये बताया गया है। और दूसरा इसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत मार्च 2022 तक ग्रामीण सर्किट पर केवल 30.84 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कुल योजना राशि का 1% से भी कम है, और कम 0.73% ही है। तो इतना कम इस पर खर्च किया गया। एक नॉर्मल रिपोर्ट है, इसको आप किस तरीके से हम नीतियों को सही तरीके से लागू नहीं करते हैं, इस तरीके की अगर कोई कहीं पे ज़रूरत हो डेटा की तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। समावेशी विकास किस तरीके से असफल हो, उसकी क्या कमियां हो रही हैं, हम कहाँ चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं वहाँ पे भी लिख सकते हो। पर्यटन में हम कहाँ पीछे रह रहे हैं वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। इसमें एक बताया गया है कि ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन के लिए अधिक ग्रामीण सर्किट मंजूर किए जाने चाहिए। अलग अलग सर्किट होंगे तो ही वहाँ पे लोग घूमने जाएंगे, और जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक सजेशन है कि ग्रामीण सर्किट बढ़ाने चाहिए। तो आप पर्यटन जो ग्रामों में प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए एक सजेशन के तौर पे इसको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी अल नीनो। अभी जो ये इस बार जो है वो बारिश जो हुई है वो 34% कम हुई अगस्त में, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अल नीनो का इफेक्ट है। तो ये जो एक फिनोमिना है अल नीनो ला नीनो वाला कॉन्सेप्ट, और इसका भारत के जलवायु पे, भारत के मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस एंगल पे आपको इसको तैयार करना है। चाहे वो प्री का हो कॉन्सेप्ट या मेंस का हो, एक अपना कॉन्सेप्ट बना लो। इससे भारत पे के मानसून पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट आते हैं, अल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, कैसे ठंडे गर्म को इफेक्ट करके कहाँ कहाँ इफेक्ट डालता है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको होलिस्टिक वे में इसका तैयार कर लेना है। क्योंकि ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जनरली बन ही जाते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। और ये आपके पेपर फर्स्ट में मेंशन है, प्रमुख भूभौतिकीय घटनाएं। अब ये टॉपिक भी ऐसा है जो आपके सिलेबस पे डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा है। और कैसे हैं, तो प्रमुख भूभौतिकीय घटनाओं के माध्यम से। तो इस तरीके से सिलेबस के अंदर भी कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं जिनको कि आपको तोड़ के और देखना पड़ता है। तो ये आज की सारी इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपके मेंस आंसर राइटिंग को एक अलग डायरेक्शन देगा। आप अपनी स्टडी को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको आप चाहते हैं कि आप डेली करंट इवेंट से अपडेट रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।